नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और मैं आज आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन कर चुके थे। आगे इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसमें कुछ कमी है तो आप प्लीज़ बताइए जैसे कि मैं इसमें सुधार कर सकूँ। चलिए टाइम ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं क्लास। सबसे 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? ए. बुद्ध धर्म संघ, बी. अमृता आचार्य अपरिग्रह, सी नंबर का है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान या सम्यक आचरण, और डी नंबर का है कैवल्य, जीन या तीर्थंकर। मतलब त्रिरत्न कौन से हैं जैन धर्म के, आपको इसमें बताने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, जो कि तीन रत्न इसमें बताए गए हैं मोक्ष पाने के लिए। बाकी इसमें किसी अन्य कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। कर्मकांड के बारे में इसमें बात नहीं की गई। इसमें मोक्ष मतलब केवल्य प्राप्त करने के ये तीन आचरण इसमें बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान या सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ध्यान होगा कि सिकंदर लगभग 326 ईस्वा पूर्व में आया था भारत पर आक्रमण करने, जो कि उस टाइम पे लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, जिसमें आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर इस सिकंदर का सामना करने के लिए प्रेरित किया था। तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आंभी से हुआ था। दूसरा है, उसका भारत में पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था, राजा पोरस जो थे। और तीसरा है, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासन था। तीनों में से कौन सा सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है। आपको ध्यान होगा कि उस समय मगध पर राजा घनानंद का साम्राज्य था, है ना। राजा घनानंद साम्राज्य कर रहा था, तो ये सीरियस नहीं था अपने राज्य को लेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी नंबर का, दोनों सही है। सबसे पहले वह तक्षशिला, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो जब वो पश्चिम एशिया से आ रहा था तो सबसे पहले तक्षशिला में इसने अपना किया था हमला। और बी नंबर पे है कि सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध राजा पोरस ने झेलम नदी के किनारे पोरस का युद्ध हुआ था, जहाँ पर इसने सिकंदर से युद्ध किया था। तो पहले और दूसरे कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि उस समय मौर्य वंश नहीं घनानंद का शासक था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? नाथ मुनि, नेमिनाथ, चंद्रप्रभु, संभवनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथ मुनि, जो कि तीर्थंकर नहीं है। चंद्रप्रभु जो थे ये 8वें नंबर के माने गए हैं, 8वें नंबर के तीर्थंकर थे। नेमिनाथ जो थे 22वें नंबर के थे, और संभवनाथ जो थे 3रे नंबर के थे, है ना, 3rd नंबर के तीर्थंकर माने गए हैं। अगला प्रश्न है, विशुद्धि मग्न की रचना किसके द्वारा की गई है? मैगस्थनीज, नागार्जुन, बुद्धघोष या वसुबंधु।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धघोष। जो विशुद्धिमग्न की रचना, ये जो बुक है बुद्धघोष के द्वारा लिखी गई विशुद्धिमग्न, जो कि हीनयान संप्रदाय की किताब है, याद रखिएगा। हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये बुद्धघोष जो थे मगध के टाइम पे थे, मगध में रहते थे साहित्यकार। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कि कथन एक, समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सही बताना है आपको कौन से कथन सही हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक ना दो, दोनों ही कथन गलत है। जो कि समाहर्ता जो थे कर निर्धारण मतलब टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे प्रकार से, ये क्या करते थे, कर निर्धारण का कार्य करते थे। ठीक है। और जो सन्निधाता थे राजकीय कोषागार थे, इसको लिखना है राजकीय कोषागार। दोनों को उल्टा कर दिया गया है इसमें। जो राजकीय कोषागार थे वो समाहर्ता कहलाए और सन्निधाता थे वो कर निर्धारण कहलाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधिवृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। सांची स्तूप, सोनारी स्तूप, भरहुत स्तूप, सत्तारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांची स्तूप, जो कि एमपी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। सही क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का बताना है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये कथन भी सत्य है। और वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है, तो ये बात भी एकदम सही है। आपको ध्यान होना चाहिए कि कुल 18 पुराण बताए गए हैं। वेदों में 18 पुराण है। और ये जो है प्राचीन राजवंशों की जानकारी भी प्राप्त कराता है। और सबसे प्राचीनतम, सबसे फर्स्ट प्राचीन पुराण माना गया मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीनतम पुराण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। महाकश्यप जब अध्यक्ष थे तो ये बौद्ध संगति हुई थी, इसको प्रथम बौद्ध संगति कहा गया है। ये भी ध्यान रख, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। और महाकश्यप कौन थे, यहाँ पे अध्यक्षता की थी। और यह राजगृह में मतलब सप्तपर्णी गुफा, ये राजगृह जो बिहार में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, बिहार के राजगृह में। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था। विदिशा, सीरिया, दक्षिण भारत या मिस्र।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक के समकालीन जो तुर्मय था जो शासक, ये मिस्र का राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, 60 नंबर का है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? कौशाम्बी, सांची, लोरिया, नंदगढ़ या भरहुत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अशोक था इसने लोरिया नंदगढ़ का जो स्तंभ था इसको सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा। और ये जो स्थापित है, ये पहली बात तो ये अशोक के द्वारा ही स्थापित किया गया था और ये चंपारण बिहार में स्थित है। चंपारण बिहार जिले में स्थित है ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाला पद मापक निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? भूमि माप की इकाई, गणिकाओं पर आरोपित कर, गैर कृषि योग्य भूमि या तांबे का सिक्का? इसको ध्यान रखिए, ये माशक है, माशक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबे का सिक्का था। जो माशक था तांबे का सिक्का कहा जाता था इसको। और ये तांबे से ही बना होता था। दूसरी इसमें देख लीजिए, एक होता था पर्ण और एक माना जाता था, इसी को कहा जाता था कारशा पर्ण। कारशा पर्ण इसी को कहा जाता था। पर्ण जो थे कारशा पर्ण, लेकिन इस ये जो क्या होते थे, सिल्वर कॉइन हुआ करते थे, ये चांदी से निर्मित होते थे। और एक और होता था काकणी। काकणी जो होता था ये भी तांबे का बना होता था और ये अधिकारी का रूप दर्शक कहा जाता था। मतलब ये जो बड़े लोगों के पास हुआ करता था एक प्रकार से इसका परीक्षण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपने विवरण में भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सम्मिलित या सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है मेगास्थनीज के विवरण में? दार्शनिक, कारीगर, दास या कृषक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दास। देखो मेगास्थनीज ने जो किया है 7 वर्गों में वर्णन किया था, जिसमें दार्शनिक था, कारीगर था, कृषक था और अगला है पशुपालक, जो पशुओं की सेवा करते थे, पशुओं को पालते थे। और हो एक था निरीक्षक। निरीक्षक मतलब एक प्रकार से आर्मी या फिर पुलिस की तरह काम करते थे, रक्षा करना। और कृषक हुआ, दार्शनिक हुआ। इसके बाद एक वर्ग था जिसको योद्धा कहा गया है। योद्धा, योद्धा जो सैनिक में सैनिक जो होते थे। और अगला था एक मंत्री, है ना। ये 7 भाग थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 वर्गों में विभक्त किया था समाज को मैगस्थनीज ने। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। अशोक के निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण थे? मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, शरेकुना, लघमान? आपको वो अभिलेख बताने जो खरोष्ठी लिपि में वर्णित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी ये दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। मनसेहरा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। ये जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है और इसमें अक्षर सुव्यवस्थित ढंग से लिखे गए हैं। खरोष्ठी लिपि समझते हो ना, जो कि पत्थर पे घिस कर उस पे खरोच करके बनाई जाती है, तो वो खरोष्ठी लिपि कहलाई।
तो एक है मनसेहरा और दूसरा शाहबाजगढ़ी। ये कहाँ पर स्थित है? तो शाहबाजगढ़ी ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये है पेशावर जिले में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? प्राचीन भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? शक, यूनानी, कुषाण या पल्लव? आपका सही आंसर क्या है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। लगभग 206 ईसा पूर्व की बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? पश्चिमोत्तर भारत में मतलब जैसे एक प्रकार से इंडिया का मैप माना जाए तो इधर पश्चिम और उत्तर में इतने क्षेत्र में, लगभग इतने क्षेत्र में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कुषाण थे इन्होंने तांबे और तांबे के सिक्के इस तरफ इस एरिया में ज़्यादा संख्या में फैलाए थे। और दूसरा था इनके साथ में स्वर्ण के सिक्के भी जारी किए गए थे इन लोगों ने, कुषाणों के समय का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कुषाण काल में नगरीकरण उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। कुषाण काल में वाराणसी से गोमेद और इंद्रगोप ठीक से दिख नहीं रहा इसमें, मतलब कार्नेलियन का निर्यात रोम को किया जाता था। कौन से कथन सही आपको बताने हैं। इसको सही से लिख लेते हैं। इंद्रगोप लिखा है इसको, इंद्रगोप, और ये हो जाएगा गोमेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला सही है और दूसरा वाला गलत है। भारत में कुषाण काल में नगरीकरण उत्कर्ष पे था, जो कि सर्वाधिक एमपी में माना गया है कुषाणों का शासन। दूसरा है कि कुषाण काल में जो उज्जैनी नगर ज़्यादा डेवलप था, गोमेद वाराणसी नहीं। और इसमें दो रास्ते थे, एक तो एक कौशाम्बी की तरफ जाता था और दूसरा मथुरा जाने के लिए रास्ता था इसमें उज्जैन से लेकर, और इसमें पत्थरों का निर्यात किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृमक्त वंश भी कहते हैं? मारठर वंश, वशिष्ठ वंश, मान वंश या नल वंश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृभक्त वंश कहा जाता था मारठर वंश को। ये जो था महानदी और कृष्णा नदी के मध्य, मतलब साउथ का शासन था ये, तो इसमें ये पितृभक्त कहा जाता था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 68 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये ब्राह्मण को दी गई भूमि होती थी, यह एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी, या यह संतों के ठहरने का एक स्थान था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अग्रहार बताना है कि ये क्या था एक प्रकार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान थे? मतलब किस राजा ने ये वर्णित किया है? लुम्बिनी जो था शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश।
इसमें एक चीज और देख लीजिए कि मौर्य वंश में अशोक था जिसने कि 249 ईसा पूर्व में यहाँ की तीर्थ यात्रा की थी, लुम्बिनी की। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ये आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, इससे राजगृह में स्थित है जहाँ की प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, महाकश्यप के समय पे। अगला है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? सरल सा प्रश्न, इंडिका। यूनानी राजदूत था मैगस्थनीज, जिससे अपनी पुस्तक इंडिका जो ग्रीक भाषा में लिखी थी, याद रखिएगा ग्रीक भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विचित्र आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। जैसे माना तो जाता है वैसे कि ये पिता की हत्या करके, अपने भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन फिर भी इसके धर्म, सहिष्णुता, उदारता की मिसालें दी जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है, जो हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं, पहला और 10वां, पहला 11वां, पहला 13वां या दूसरा 13वां या दूसरा 14वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर का और 13वें नंबर का जो शिलालेख है ये बताते हैं संगम राज्य के बारे में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर टैक्स को क्या कहा जाता था? वितक, भागम, हिरण्य, उद्रंग, उपरनिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदक भागम कहा जाता था सिंचाई कर को। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस ईस्वी में हुआ था? बहुत ही आसान है, 78 में। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनांडर। हिंदवन युद्ध शासकों के बारे में बताता है कि ये मिनांडर के सिक्कों में वर्णित सिक्कों के बारे में बताता है, सिक्के जो हमको प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय जो आपको पता होगा कि बादामी का चालुक्य था, चालुक्य वंश का था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन यूपी साइड था। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का, और इसका जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन फर्स्ट ने। अगला 80 नंबर का प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल। वल्लभी यूनिवर्सिटी, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी विश्वविद्यालय, जो कि बुद्ध की शिक्षा दी जाती है, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर सर्वप्रथम विजय किस शासक ने प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है? पाटलिपुत्र के बारे में।
इजी सा क्वेश्चन है, इंडिका में दिया गया है। इंडिका रचना थी मैगस्थनीज ने किया था अपनी बुक में। पाटलिपुत्र के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया कि यहाँ पर जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मैगस्थनीज यूनान का शासक था, सॉरी यूनानी शासक का राजदूत बनकर आया था। अगला प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों के काफिले को जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार के लिए जाया करते थे, इन्हें सार्थवाह कहा गया है। अगला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सारनाथ, हाथी गुम्फा, बोगसगोई या अयोध्या के अभिलेख से मिलती है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या के अभिलेख में मिलता है अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है, सिमुक किस राजवंश का शासक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमुक सातवाहन राजवंश का शासक था। सिमुक या फिर इसको सियक भी कहा जाता है। अगला है, सर्वप्रथम भारत में सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? हिस्ट्री में बताना है कि सैनिक शासन सबसे पहले किसके समय पे लाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्रीक शासकों में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला पद नानादेशी निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन। ये पूरे देश विदेश में यात्रा किया करते थे, अपने व्यापार के लिए शिल्प से बनी चीजों को सेल किया करते थे। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख से हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर भीतरी स्तंभ लेख से, जो कि यूपी के गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारबेरिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर विचार करना है। इसे गुप्त शासकों द्वारा निर्मित किया गया। यह एक ऊंचे चबूतरे पर पत्थर से निर्मित है। इसमें अलंकरण में ज्यामिति, आकृतियों में पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया है। इसमें से सही क्या है ये आपको बताना है। कितने पॉइंट इसमें सही हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम, गोविंद सेकंड, अमोघवर्ष या कृष्ण द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट शासक था ये, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चोल, पल्लव, चैदी, चालुक्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवों ने कराया था। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन, हिंदी यूनानी लोग, कुषाण या गुप्त?
भागवत संप्रदाय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त शासकों का। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण में। 95, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था देवगुप्त। अगला प्रश्न है, कोशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? गुप्त के बाद में, गुप्तोत्तर पूछा है मतलब गुप्त के उत्तर में, इसके बाद में कन्नौज, उज्जैन, धार या देवगिरी। गुप्त शासकों के बाद में कौन सा व्यापारिक केंद्र प्रमुख था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 98, सती प्रथा का पहला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? एरन, मंदसौर, जूनागढ़ या सांची? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरन। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन के शिलालेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से मौर्य इतिहास का एक साहित्यिक स्रोत है? मौर्य काल का साहित्यिक स्रोत क्या क्या है? अर्थशास्त्रम, इंडिका, मनुचरित्रम या मुद्रा राक्षस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र, इंडिका और मुद्रा राक्षस। ये जो तीन हैं ये मौर्य काल में लिखा गया है, बाकी मनुचरित्रम ये मौर्य काल से संबंधित नहीं है, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, साउथ का। अगला अंतिम प्रश्न है, सुल्तानगंज की विश्व प्रसिद्ध बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस कालखंड में हुआ है? सुल्तानगंज में स्थित जो बुद्ध की प्रतिमा है कब निर्माण हुआ उसका? इसका सही आंसर हो जाएगा 500 से 700। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर जो स्थित है बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी सुल्तानगंज में स्थित है ये मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति मानी गई है। इसी के साथ ही क्लास समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके आगे के हम प्रश्न और रिवाइज कराएंगे अन्य मुगल साम्राज्य से संबंधित। अब हम इसमें क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये प्राचीन इतिहास के हो गए। धन्यवाद।